हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा बीए फिफ्थ सेमेस्टर है उसका जो पेपर फर्स्ट है इंग्लिश लिटरेचर का, जिसका टाइटल है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हम उसके लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो मेन टॉपिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो ही करवाऊंगी मैं। ठीक है, इसके बहुत चांसेस हैं आने के, और ये आप लोग प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा एंड तक। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और बाकी जो ये हमारा, आप अपना सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा। आप अपनी यूनिवर्सिटी का, यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ये हमारा जो है सिलेबस है। और ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर का फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिसका टाइटल है, उसका ये सिलेबस है। और अगर मतलब कोई सा भी सेमेस्टर हो, कोई सा भी कोर्स हो, अगर जिनके मतलब कोर्स में ये टॉपिक्स है ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि ये टॉपिक है प्रोज का, द प्लेटो, द रिपब्लिक, और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये जो सारी यूनिट्स है मैंने पहले ही करवा दी हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो उसका वीडियो, उसका जो प्लेलिस्ट बना दिया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आप आज की क्लास। और हाँ, ये आपका कोई सा भी ईयर हो, मतलब चाहे 2024 हो, चाहे 2023, चाहे 2025, ये सब के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट जो है प्रोज की, प्लेटो द रिपब्लिक, इसका हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समरी टाइप का आंसर है इसका। तो हम देख लेते हैं। अगर हाँ, एक बात बता दूं, अगर आपकी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे अगर आपने समरी वाली वीडियो नहीं देखी है, ज़रूरी नहीं है मेरे चैनल पे जो वीडियो अपलोड हुई हुई है उसी से आप समरी वाली वीडियो देखें। आप कोई से भी चैनल से अपनी समरी वाली वीडियो देख लें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें इस टॉपिक का, फिर जाके ये क्वेश्चन देखें। ठीक है, तभी आपके समझ में आ पाएंगे, वरना आपके समझ में नहीं आएंगे। तो हमारा द एलोगरी ऑफ द केव जो टॉपिक है हमारा, द रिपब्लिक, उसका हम क्वेश्चन है, ये लॉन्ग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं हम इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब सिंबोलिज्म ऑफ द एलोगेरी इन बुक सेवेंथ। जो एलोगेरी जो सिंबल है वो बुक सेवेंथ में, द रिपब्लिक में, उसका क्या है, मतलब किसकी तरह डिस्क्राइब किया गया, उसका वर्णन करना है हमें इसमें। और इसी में नेक्स्ट इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है या इस टाइप से आ सकता है, व्हाई डज प्लेटो यूज एन एलोगेरी टू कन्वे हिज मैसेज इन बुक सेवेंथ ऑफ द रिपब्लिक। जो हमारा प्लेटो है वो अपना एलोगेरी का यूज क्यों करते हैं। एलोगेरी एक इमेजिनेशन होती है एक टाइप की। ठीक है, उसका यूज क्यों करते हैं ये बताना है हमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन, व्हाट डज द एलोगेरी ऑफ केव सिंबलाइज इलुस्ट्रेट। एलोगेरी ऑफ द केव जो हमारा एक इसका वो है। ठीक है, तो उसको कैसे इसका हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, मतलब वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इतने ज़्यादा क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर लिखना है। इनमें से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस एक आंसर जो लिखा हुआ है वही लिखना है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, केव एलोगेरी फाउंड इन बुक सेवेंथ ऑफ द रिपब्लिक, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन नॉलेज एंड लाइट। जो प्लेटो की एलोगेरी ऑफ द केव है उसमें नॉलेज और लाइट के बीच क्या कनेक्शन है ये बताना है। नेक्स्ट अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया। अगर हमारा जो टॉपिक है द रिपब्लिक, उसका अगर हमारा सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है तब भी हम यही आंसर लिखेंगे, ऑफ प्लेटोज एलोगरी ऑफ द केव इन बुक सेवन द रिपब्लिक। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द मेन आर्ग्यूमेंट। जो मुख्य तर्क है उसको लिखना है हमें। ठीक है, ऑफ बुक सेवन ऑफ द रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एलोगेरी ऑफ द केव। एलोगेरी ऑफ द केव की क्या महत्वपूर्णता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्यों है वो। प्लेटोस रिपब्लिक बुक सेवन, जो प्लेटो की रिपब्लिक बुक सेवेंथ में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन प्लेटोस रिपब्लिक। एक नोट लिखना है हमें प्लेटोस की जो बुक रिपब्लिक है उसके ऊपर। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही आंसर में कवर हो जाएंगे हमारे, तो इसको ध्यान से पढ़ लिएगा और एक समरी की तरह है ये आंसर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर जो भी है। तो हमारा आंसर है द एलोगेरी ऑफ द केव। जो एलोगेरी ऑफ द केव में तो गुफा होता है, और एलोगेरी है एक इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन जो करते हैं हम वो। ठीक है, तो एलोगेरी ऑफ द केव कैन बी फाउंड इन बुक सेवेंथ ऑफ प्लेटोज बेस्ट नॉन वर्क द रिपब्लिक। जो द रिपब्लिक बुक सेवन है प्लेटो की, उसमें है एलोगेरी ऑफ द केव।
अ लेंथी सोक्राटिक डायलॉग, जो एक लंबा सुकरात का डायलॉग है। एंड फेमस मेटाफर ऑन द नेचर ऑफ जस्टिस, और एक फेमस मेटाफर है जस्टिस के प्रकृति पर, ठीक है, नेचर पर, जो जस्टिस होता है न्याय, उसके नेचर पर एक मेटाफर है। This metaphor is meant to illustrate the effect of education on the human soul. इसका जो illustrate है, मतलब जो इसका इफेक्ट्स है एजुकेशन ह्यूमन सोल पर, जो एजुकेशन के इफेक्ट पड़ते हैं उसको दिखाया जाता है इस मेटाफर में, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं हम अब। सुक्राट्स एलोगेरी ऑफ द केव एज प्रेजेंटेड बाय प्लेटो, जो सुकरात का एलोगेरी ऑफ द केव है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है? प्लेटो के द्वारा। डिपिक्ट्स दर्शाया गया है अ ग्रुप ऑफ पीपल टाइड टुगेदर, जो साथ में बंधे हैं, एज प्रिजनर्स इनसाइड एन अंडरग्राउंड केव। इसमें किसको दिखाया गया है? गुफा में, अंडरग्राउंड गुफा में बने हुए कैदियों को, ठीक है, एक साथ बंधे हुए कैदियों को दिखाया गया है। प्लेटो यूजेस द केव एज अ सिंबल, प्लेटो जो है केव का, गुफा का एक सिंबल की तरह यूज करता है। फॉर हाउ ह्यूमंस लिव इन द वर्ल्ड, कैसे मतलब जो हैं हमारे ह्यूमंस लोग जो हैं वो कैसे दुनिया में जी रहे हैं। अपोजिंग रियलिटी, रियलिटी की उल्टे हिसाब से, ठीक है, विथ पीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ इट, और इसके साथ इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं। These two ideas, ये टू आइडियाज रिप्रेजेंट द स्टोरीज हाउ टू वर्ड्स, जो ये स्टोरी के जो दो आइडिया हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दो वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, दो दुनियाओं को। फर्स्ट दुनिया क्या है? द वर्ल्ड इनसाइड द केव, एक दुनिया है वो जो गुफा के अंदर है, एंड द वर्ल्ड आउटसाइड, और एक दुनिया वो है जो गुफा के बाहर है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। फॉर द प्रिजनर्स इन द केव द शेडो कास्ट बाय द फायरलाइट ऑन द वॉल आर ऑल दैट एग्जिस्ट। फायरलाइट मतलब जो प्रिजनर्स जो होते हैं, कैदी होते हैं, ठीक है, जो कैदी थे केव में, वो क्या कर रहे थे? शेडो को देख रहे थे, जो फायर लाइट के द्वारा, मतलब आग के द्वारा जो हमारी गुफा की दीवारों पर जो शेडो बन रही थी उसको देख रहे थे, और वो ये सोच रहे थे कि यही सब कुछ है, मतलब ये वो तो दुनिया मतलब कैद थे ना, तो वो ये समझ रहे थे बाहर की दुनिया कुछ नहीं है, जो हम देख रहे हैं बस यही सब कुछ है, गुफा और गुफा के ऊपर ये शेडो बनी हुई थी वो, ठीक है। इफ वन ऑफ द प्रिजनर्स एस्केप, भाग निकला, एंड विटनेसेस, गवाह बना, द आउटसाइड वर्ल्ड, जो एक प्रिजनर था वो क्या हुआ? वो कैदी भाग निकला और वो बाहर की दुनिया का गवाह बना कि बाहर की चीजें भी होती हैं। ही विल रियलाइज दैट दिस इज द ट्रू रियलिटी, और उसको रियलाइज हुआ कि बाहर की दुनिया ही सच्ची दुनिया है, मतलब असलियत है। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने समरी वाली वीडियो देख ली होगी, ठीक है, इसलिए प्लीज समरी वाली वीडियो देख के आए फिर ये क्वेश्चन पढ़ें। नेक्स्ट हमारा द एलोगेरी सिंबलाइज द ह्यूमन कंडीशन ऑफ इग्नोरेंस एंड द जर्नी टूवर्ड एनलाइटमेंट। जो एलोगेरी ये इमेजिनिज्म करते हैं, हम इमेजिनेशन करते हैं, वो क्या है? किसका प्रतीक है? ह्यूमन कंडीशन का, जो मतलब मानव की स्थिति का, ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता की जो मानव स्थिति है उसका, और जर्नी टूवर्ड एनलाइटमेंट, और एनलाइटमेंट की और जर्नी का एक सिंबल है, ठीक है, एक प्रतीक है। नेक्स्ट अब पैराग्राफ देख लेते हैं। ये थोड़ा ब्लर है, इसमें मैं पढ़ के आप ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। द शेडोज, जो शेडो बन रही थी दीवार पर, कास्ट ऑन द वॉल, जो मतलब वॉल पर जो दीवार पर शेडोज बन रही थी, आर द इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रू फॉर्म्स और आइडियाज। जो ये क्या है? आपूर्ण प्रतिबिंब है, जो दीवार पे शेडो बन रही हैं, परछाई बन रही है, वो क्या है? आपूर्ण प्रतिबिंब है, किसका? ट्रू फॉर्म्स और आइडियाज का, सच्ची दुनिया का आपूर्ण प्रतिबिंब है, मतलब थोड़ा सा प्रतिबिंब है, ठीक है। विच एग्जिस्ट इन अ हायर रियल्म ऑफ रियलिटी, जो किस में एग्जिस्ट करता है? उच्च क्षेत्र में, सच्चाई के उच्च क्षेत्र में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। द फायर इन द केव सिंबलाइज द लिमिटेड सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। जो फायर है केव के अंदर, वो क्या सिंबलाइज कर दी है? लिमिटेड सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन एंड नॉलेज विद इन द मटेरियल वर्ल्ड, जो भौतिक संसार की थोड़ी सी रोशनी और नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है, लिमिटेड सोर्स को, ठीक है, ये लिमिट होती है इसकी। द सन
आउटसाइड द केव रिप्रेजेंट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज। जहाँ फायर जो है वो क्या करती है गुफा के अंदर की, वो लिमिटेड सोर्स दर्शाती है, रोशनी कम रोशनी देती है, और जो सन है ना वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज, सच्चाई की अनंत सोर्स है, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स है। प्लेटो कॉन्ट्रास्ट तुलना करता है लाइट एंड डार्कनेस टू रिप्रेजेंट नॉलेज एंड इग्नोरेंस रिस्पेक्टिवली। जो प्लेटो हैं वो तुलना करते हैं किसकी, लाइट और डार्कनेस की तुलना करते हैं नॉलेज और इग्नोरेंस से। लाइट को मानते हैं नॉलेज और डार्कनेस को मानते हैं अज्ञानता, इग्नोरेंस, ठीक है। तो अब हम ये कंप्लीट ही होने वाला है, कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसमें दोज, इसलिए प्लेटोज रिपब्लिक कंटेंट्स शामिल है द एलोगेरी ऑफ द केव विच ऑफर्स, जो ऑफर्स करता है क्या, थ्रू एग्जामिनेशन गहन परिश्रम ऑफ रियलिटी, सच्चाई का, नॉलेज का, एजुकेशन शिक्षा का, एंड इथिक्स का, ठीक है, जो हमें ये सब बताता है। द मेन थीम ऑफ दिस एलोगेरी, जो इस एलोगेरी की मेन थीम क्या है, द डिफरेंस तुलना करना बिटवीन पीपल हु सिंपली, जो सिंपली एक्सपीरियंस है, मतलब सिंपली एक्सपीरियंस है देयर सेंसरी एक्सपीरियंस एंड कॉल दैट नॉलेज, और उसी को नॉलेज बोलते हैं। जो सिंपली एक्सपीरियंस है और वो अपनी मतलब एक्सपीरियंस को सेंसरी एक्सपीरियंस समझते हैं और उसको ही नॉलेज बोलते हैं। एंड उनके बीच तुलना है जो लोग, दोज हु अंडरस्टैंड रियल नॉलेज बाय सीइंग द ट्रूथ, और वो लोग मतलब जो सच्चाई को देखते हैं और फिर समझते हैं सच्चाई को, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक ये समरी है, मतलब समरी समझ लीजिए आप रिपब्लिक वाले चैप्टर की, ठीक है, एक टाइप से। तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा पिछली वाली, तभी आपके समझ में आ पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है यूनिट 2 पोइट्री का, होमर्स द इलियड, ठीक है, जो बुक 1 है द इलियड, ठीक है, होमर्स की जो है। और ये टॉपिक जिसके भी मतलब सिलेबस में है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है ये हमारा, होमर्स इलियड बुक 1, राइट अ नोट ऑन इलियड, ठीक है, इलियड पर एक नोट लिखना है हमें, समरी टाइप लिखना है, ठीक है। तो गिव अ ब्रीफ एसे डिस्क्राइबिंग होमर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इलियड एज इट्स ऑथर। जो ऐसे मतलब जो होमर्स है उनका क्या योगदान रहा है द इलियड में, ये बताना है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं अब हम इसको। तो आंसर है इसका प्रेयर टू द मूसे, मूसे से जो प्रेयर की जाती है। इंट्रोड्यूस बुक 1 ऑफ होमर्स इलियड, वो इंट्रोड्यूस करवाती है बुक 1 को, होमर्स की जो बुक 1 इलियड है उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। सेटिंग द स्टेज फॉर अ स्टोरी ऑफ रेज एंड स्ट्राइव, जो स्टेज है उसकी सेटिंग रखी गई थी किस लिए, रेज एंड स्ट्राइव के लिए। द प्रिस्ट डॉटर क्राइसिस, ठीक है, SEIS है इसमें, ठीक है, 2 नेम सिमिलर आएंगे इसमें, तो ध्यान रखना। क्राइसिस जो है उसकी डॉटर का नाम है। द प्रिस्ट डॉटर क्राइसिस हैज़ बिन टेकन प्रिजनर्स बाय द ग्रीक जनरल एगमेम्नन एज अ वॉर रिवॉर्ड, एक वॉर रिवॉर्ड की तरह, मतलब पुरस्कार की तरह। एगमेम्नन जो था जनरल, ग्रीक जनरल था, मतलब ग्रीक सेना का लीडर था, उसने एक कैदी की तरह क्राइसिस, प्रिस्ट जो थे एक पुजारी, उसकी डॉटर जो थी क्राइसिस, उसको किडनैप कर लिया था। When Agamemnon rejects Chrysis, the priest, बेटी का नाम क्या था, क्राइसिस था, और जो इनके पिता हैं उनका नाम क्या था, क्रीसिस, ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रिस्ट थे, पुजारी थे। When Agamemnon rejects Chrysis request for her realize, जो मतलब जब एगमेम्नन ने रिजेक्ट करती थी, मना मतलब ये कह दिया था कि हमें जो क्राइसिस है लड़की उसको नहीं छोड़ूंगा, तो द प्रिस्ट अपील्स, तो प्रिस्ट ने अपील की थी, पुजारी ने अपील की थी टू अपोलो से, जो अपोलो थे वो कौन थे, द गॉड ऑफ प्लग, बीमारियों के देवता थे। हु देन रेन्स, फिर उन्होंने क्या करा था अपोलो ने, हु देन रेन्स अ प्लग अपन द ग्रीक आर्मी पर एक बीमारी बरसा दी थी, ठीक है। इन रिस्पॉन्स में
एगमेम्नन में मतलब एगमेम्नन ने जो पुजारी की बात नहीं मानी थी, तो पुजारी ने अपने मतलब जिसकी वो पूजा करते थे गॉड अपेलो की, उनसे रिक्वेस्ट की थी। तभी गॉड अपेलो ने क्या करा था, मतलब उस पर प्लग बरसा दिया था। हाँ, फिर क्या हुआ था, द लेजेंडरी ग्रीक हीरो एकिलस, मेन हीरो है इस टॉपिक का, ठीक है। द लेजेंडरी ग्रीक हीरो एकिलस कन्वेस आ मीटिंग टू डिस्कस द सिचुएशन। फिर जो बीमारी फैल गई थी उसके वजह से बहुत नुकसान हो रहा था, तो फिर जो ग्रीक आर्मी का ही एक हीरो था एकिलस, उसने एक मीटिंग बुलाई इस सिचुएशन से निपटने के लिए। एगमेम्नन वांट्स ब्रीसिस, और एगमेम्नन ने क्या करा, एकिलस कॉन्क्यूबाइन, जो एकिलस की मतलब जो एकिलस की पास जो एक लड़की थी, कहा कि मैं ब्रीसिस था उसका नाम, कहा कि मैं ब्रीसिस को मांगता हूँ, अगर मैं मतलब मुझे अगर चाहते हो क्राइसिस को मैं रिलीज कर दूँ, तो उसके बदले मुझे क्या चाहिए, ब्रेसिस चाहिए। तो एगमेम्नन वांट्स ब्रेसिस, एकिलस कॉन्क्यूबाइन थी, ठीक है। एज पेमेंट आफ्टर रियलाइजिंग ही मस्ट गिव अप क्राइसिस, क्राइसिस को छोड़ने के बदले में उसने ब्रीसिस मांगी, जो एकिलस की कॉन्क्यूबाइन थी, ठीक है। फिर एकिलस को गुस्सा आ गया इस बात पर। द मेन टॉपिक ऑफ द एपिक एकिलस फुरी गुस्सा इज अबाउट फेला ऑन व्हेन ही ग्रीडिंगली डिसाइड टू गिव अप ब्रेसेस। उसने गुस्से में क्या डिसाइड करा, ब्रेसेस को छोड़ने का डिसाइड कर दिया। आउट ऑफ एंगर एंड फीलिंग डिसऑनर, और उसे मतलब असम्मान महसूस हुआ, ठीक है, उसका अपमान करा, उसको ये महसूस हुआ, एगमेम्नन ने उसका अपमान करा, उसको ये महसूस हुआ, किसको, एकिलस को। This fight between the Greek leaders set in motion the tragic events of the power of anger, ठीक है, ये कटा हुआ है, ठीक है, पावर ऑफ एंगर ही होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो फाइट थी ग्रीक के जो लीडर्स थे उनकी आपस में ही फाइट होने लगी थी, एकिलस और एगमेम की। उसने क्या करा, उसको ट्रेजिक को एक मोशन मतलब एक गति थी, ट्रेजिक दुखद कहानी की ओर मोड़ दिया, ठीक है। The main theme of Iliad and their importance will be discussed in this note. जो इलियड की जो मेन थीम है उसको नीचे डिस्कस किया गया है, तो देख लेते हैं हम। बहुत इजी लैंग्वेज में ये सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो आपको जल्दी से ही याद हो जाएंगे, तो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है इनको। वॉरफेयर एंड डिस्ट्रक्शन, जब किसी भी उसमें लड़ाई होती है तो वहाँ पर युद्ध होता है और विनाश तो होता ही है, तो वही बताया गया इसमें, ठीक है। वॉरफेयर मतलब युद्ध एंड डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। इलियड प्राइमरी टॉपिक इज बैटल इटसेल्फ, जो इलियड की प्राइमरी टॉपिक है ना वो क्या है, बैटल है, लड़ाई है, ठीक है। द इपिक डिपिक्ट्स दर्शाता है द हॉरिफिक रियलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हॉरिफिक मतलब खतरनाक डरावनी रियलिटी, कॉन्फ्लिक्ट की, संघर्ष की, इंक्लूडिंग द डेथ जिसमें मृत्यु शामिल है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी और शहरों का विनाश शामिल है। इंस्टेड ऑफ रोमांटिजाइसिंग मतलब रोमांटिजाइसिंग के बजाय होमर इम्फेसिस इट सैड एंड ग्रुएसम रिजल्ट, होमर किस पर जोर देता है, सैड रिजल्ट पर जोर देता है, कहानी में सैड रिजल्ट पर जोर देता है होमर, किसके बजाय, रोमांटिजाइजिंग वार के बजाय। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द एंगर और रेज ऑफ एकिलस। एंगर और रेज मतलब यही होता है कि गुस्सा, ठीक है, सेम ही वर्ड है, बस सिमिलर ही है, ठीक है। द एंगर और रेज ऑफ एकिलस इज अ की थीम ऑफ होमर्स द इलियड, जो एकिलस का गुस्सा था वो एक की थीम है, मेन थीम है होमर्स की इलियड की, ठीक है। इनफैक्ट एंगर इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द वूल पोयम, पूरी पोयम का जो फर्स्ट वर्ड है ना वो एंगर ही है। इन द एपिक, इस एपिक में, इस महाकाव्य में एकिलस बिकम्स एंग्री, एकिलस गुस्सा हो गया था, एंड रिफ्यूज टू फाइट, और उसने लड़ने के लिए मना कर दिया था, लड़ाई में भाग लेने के लिए मना कर दिया था, बिकॉज बाय एगमेम्नन टेकिंग अवे हिज प्राइज ऑफ होनर, क्यों मना कर दिया था, क्योंकि एगमेम्नन के द्वारा उसका जो प्राइस था, सम्मान का प्राइस था, वो ले लिया गया था। दैट हैज़ बीन एलोकेटेड टू एकिलस इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज फाइटिंग प्रोसेस, जो उसे कब मिला था, किसी फाइटिंग प्रोसेस, फाइट के जरिए ही उसे मिला था, उसने जीता था। एगमेम्नन डिसऑनर हिम, और एगमेम्नन ने उसका अपमान किया।
इस वजह से वो एक्विलस गुस्सा हो गया और उसने लड़ाई लड़ने से मना कर दिया, अपनी सेना का साथ देने से मना कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द रूल गॉड्स एंड गॉडेसेस। रूल और गॉड देवी देवताओं का क्या रोल रहा है इस इलियड में, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हम इसमें। द गॉड्स एंड गॉडेसेस हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बुक 1 ऑफ होमर्स इलियड। जो होमर्स की इलियड है उस पर एक महत्वपूर्ण मतलब इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं जो देवी देवताओं के रोल हैं, विच इंक्लूड्स देयर इन्फ्लुएंस ऑन द स्टोरीज इवेंट्स। और साथ ही जो स्टोरी घटनाएं हैं स्टोरी की उस पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। इन दिस नॉवेल, इस नॉवेल में द गॉड ऑफ प्लग, बीमारियों के देवता अपोलो, प्लेज अ क्रूशियल रोल, महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अपोलो रेन अ प्लग अपन द ग्रीक आर्मी, और ये ग्रीक की आर्मी पर क्या करते हैं, एक बीमारी की बरसात कर देते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा द गॉडेसेस, गॉडेसेस मतलब देवी ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज की देवी हैं, एथेना, एंड द क्वीन ऑफ गॉड्स हेरा बैक द ग्रीक काउस, जो ये ग्रीक साइड के तरफ थी, ठीक है, ट्रोजन वालों के नहीं, ग्रीक वालों के साइड थी हेरा और एथेना। दे अफेक्ट द मोर्टल करेक्टर्स, ये जो मोर्टल करेक्टर्स थे, ठीक है, मूर्त करेक्टर्स जो थे उसको अफेक्ट करते हैं। जो मोर्टल मतलब जो मतलब आम लोग थे उनके करेक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। स्पेशली अफेक्टिंग एकिलस फीलिंग एंड बिहेवियर, स्पेशल रूप से किसको अफेक्ट करते हैं, एकिलस की, जो एकिलस था ग्रीक आर्मी में, उसकी फीलिंग, भावनाओं को और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेडिंग द स्टेट ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस की मतलब जो हमारे ह्यूमन रेस है उसकी क्या स्थिति थी, ह्यूमन रेस मतलब मानवता की क्या स्थिति थी। द एपिक ऑफ होमर डिवीज डीपली इन टू इशू ऑफ लव, डिवीज डीपली मतलब होता है गोते लगाना, ठीक है, गहराई से गोते लगाना। इशू ऑफ लव, सोरो, पेन एंड द सर्च फॉर पर्पस। ये जो इलियड है होमर की, वो लव के इशू में गहराई से गोते लगाता है, सौरों में और पेन में, दर्द में, एंड द सर्च फॉर पर्पस, उद्देश्य की खोज में गहराई से गोते लगाता है। द इटर्नल ह्यूमन वैल्यू, शाश्वत मतलब ह्यूमन वैल्यू ऑफ लव, जो लव की ह्यूमन वैल्यू है उसको दिखाता है। वाइडलिटी टू फैमिली एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन अ वर्ल्ड ऑफ वार आर इम्बॉडीड, शामिल है, इम्बॉडीड मतलब शामिल है, बाय फिगर्स लाइक हेक्टर एंड एकिलस, एकिलस के द्वारा इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं इस स्टोरी में, ठीक है। द इटर्नल ह्यूमन वैल्यूज ऑफ लव, फाइडलिटी टू फैमिली एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन अ वर्ल्ड ऑफ वार, ये इम्बॉडीड मतलब सन्निहित हैं इसमें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कॉन्क्लूजन। दोज, इसलिए इलियड एग्जामाइन अ वाइड रेंज ऑफ इशू, जो इलियड है वो वाइड रेंज मतलब इशू के वाइड रेंज को दिखाती है, मतलब चौड़ी मतलब महत्वपूर्ण रेंज को दिखाती है। दैट हैव हेल्ड, जो है पकड़ती है, रीडर्स अटेंशन को थ्रू आउट टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक पकड़े रहती है, मतलब जो हम लोग हैं रीडर्स हैं उनकी अटेंशन को, एंड अक्रॉस कंट्रीज, और साथ ही हर कंट्रीज में इसको बहुत मान्यता दी गई है, ठीक है। इपिक प्रोवाइड्स, जो इपिक है वो प्रोवाइड कराती है सिग्निफिकेंट इंसाइट इनटू द इंटरकेसेस ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, इंटरकेसेस ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, द मोरल प्रॉब्लम्स जो होती हैं प्रेजेंटेड बाय वॉर, जो वॉर के द्वारा जो मोरल प्रॉब्लम्स होती हैं, नैतिकता की प्रॉब्लम, वो दिखाया जाता है इसमें। एंड इट्स कलरफुल कैरेक्टर्स, और कलरफुल कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं इसमें। इलियड इज प्रूव ऑफ द एवरलास्टिंग, जिसका कभी अंत ना हो। वैल्यू ऑफ नैरेटिव, वो ऐसे कथानक को प्रूफ है, ऐसे कथानक का प्रूफ है जिसका कभी अंत नहीं होता। तो ये हमारा कॉन्क्लूजन हो गया था। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। और अब हम देख लेते हैं करेक्टर स्केच ऑफ एकिलस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एकिलस का करेक्टर स्केच लिखना है इसमें। तो देख लेते हैं हम इसमें। इंट्रोडक्शन आता है फर्स्टली तो एकिलस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, एक बहुत
ताकतवर योद्धा है एंड हीरो इन द ग्रीक आर्मी ड्यूरिंग द ट्रोजन वार। जो ट्रोजन वार हुआ था उसके दौरान जो एकिलस जो है ग्रीक आर्मी का हीरो था। एकिलस इज द मेन कैरेक्टर, ये मेन कैरेक्टर है एंड हिज इनेक्शन और विड्रॉवल फ्रॉम द फाइटिंग इज क्रूशियल टू द प्लॉट। प्लॉट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो एकिलस के एक्शन हैं, ठीक है। हिज करेक्टर, ये कटिंग है बीच में, ठीक है, ये मत लिखना। हिज करेक्टर कैन बी स्केच इन डिटेल एज फॉलोज। जो इनके करेक्टर स्केच के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो नीचे डिस्कस किए गए हैं, तो देख लेते हैं हम। हिज बर्थ, पेरेंटेज एंड हिज वीकेस्ट पार्ट। हिज बर्थ मतलब इनके जन्म के बारे में लिखना है, इनके माता पिता के बारे में, और इनका जो वीकेस्ट पार्ट था मतलब वीकनेस वाला जो पार्ट था बॉडी का उसके बारे में लिखना है। एकिलस इज द सन ऑफ द सियानिप थेतिस। थेतिस के जो सियानिप थी समुद्र की देवी थेतिस, उनके बेटे हैं ये। एंड द मिलिट्री मैन पेलियस। पेलियस जो इनके पिता का नाम है और वो एक मिलिट्री मैन थे। थेतिस गिव्स बर्थ टू एकिलस। जब थेतिस ने एकिलस को जन्म दिया था, हु इज मोर्टल, ये मोर्टल था मतलब एक आम इंसान की तरह था, ठीक है। बट हिज मदर वांट्स हिम टू बी इमोर्टल। पर इनकी माँ चाहती थी कि ये अमर हो जाए, ठीक है, मतलब कभी मरे ना, ठीक है, इमोर्टल बन जाए। सो शी डिप्ड हिम इनटू स्टिक्स रिवर। स्टिक्स रिवर्स में डुबोया, डिप्ट मतलब डिबोया एकिलस को, ठीक है। इन हिज चाइल्डहुड, अपने इसके बचपन में एकिलस के बचपन में जो उनकी माता थी उन्होंने क्या करा, इस स्टिक्स रिवर जो थी ये वो रिवर थी जिसमें जो भी मतलब डुबकी लगाता है वो अमर हो जाता है, ठीक है, वो कभी मरता नहीं है। जहाँ जहाँ इसका पानी, रिवर का पानी टच कर लेता है वो पार्ट बॉडी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है। विल होल्डिंग हिम बाय हिज हील। पर जो इनकी माँ थी उन्होंने जो पकड़ जब ये डिप कर रही थी तो इन्होंने जो एकिलस को ना उसकी हील, एड़ी से पकड़ा हुआ था। वन पार्ट ऑफ हिज बॉडी लेफ्ट अनटच बाय द वाटर। और वो पार्ट जो था बॉडी का, हील जो थी एकिलस की, वो वाटर से भीगने से रह गई। विच बिकम्स हिज ओनली पॉइंट ऑफ वीकनेस। और वो इसकी कमजोरी बन गई इनकी, ठीक है। उनकी हील जो थी, एकिलस की हील जो पानी से टच होने से रह गई, वही इनकी वीकनेस बन गई। बट हिज वूल बॉडी बिकम लाइक अ थंडरबोल्ट। पर जो उनकी पूरी बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गई। हैंस इसलिए द पैराज एकिलस हील, जो एकिलस हील्स एक पैरा है वो यूज़ होता है कि, ठीक है, एक मुहावरा टाइप का है एकिलस हील। तो ये कमज़ोर मतलब जब इंसान का कोई कमज़ोर पॉइंट को दिखाया जाता है तो कहा जाता है कि एकिलस हील। तो जो ये पैरा है ये प्रूव हो जाता है, प्रूव्स टू बी ट्रू इन द एपिक। इस एपिक में प्रूव्स हो रहा है ये पैरा एकिलस हील वाला। नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं हम। ग्रेटेस्ट वॉरियर, ग्रेटेस्ट महान योद्धा ऑफ ग्रीक आर्मी। ग्रीक आर्मी का महान योद्धा। ड्यूरिंग द ट्रोजन वार, जो ट्रोजन वार के दौरान, इट इज ही हु इज द मोस्ट पावरफुल एंड द ग्रेटेस्ट वॉरियर। ट्रोजन वार के दौरान ये जो थे मोस्ट ताकतवर मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर और ग्रेटेस्ट वॉरियर महान योद्धा थे। एकिलस अराइव्स एट ट्रॉय विथ 50 शीप्स। जो एकिलस हैं वो ट्रॉय शहर में पहुंचे थे किसके साथ, 50 शीप्स के साथ, 50 नाव के साथ ट्रॉय शहर में पहुंचे थे। ही इज द लीडर ऑफ द आर्मी एंड ही इज द एक्सीलेंट फाइटर ऑन द साइड ऑफ ग्रीक। जो ये थे ग्रीक आर्मी के लीडर थे और एक्सीलेंट फाइटर थे, मतलब बहुत अच्छे फाइटर थे, योद्धा थे ग्रीक आर्मी साइड के। ही हैज़ ऑल द मार्क्स ऑफ ग्रेट वॉरियर एंड इंडीड प्रूव्स द मिठेस्ट मैन इन एथेन आर्मी। इनके जो भी गुण हैं ना वो एथेन आर्मी के सबसे ज़्यादा, ग्रीक आर्मी को एथेन आर्मी भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा गुण इनके दिखाते हैं। इनके गुण जो हैं वो वीरता को दिखाते हैं, ठीक है, मार्क करते हैं वीरता को, ग्रेट वॉरियर को दिखाते हैं, ठीक है, महान योद्धा के रूप में इनके जो गुण हैं वो इनको दिखाते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द रेज ऑफ एखिलस। जो द रेज ऑफ एखिलस, द एंगर और रेज ऑफ एखिलस इज अ की थीम ऑफ होमर्स द इलियड। जो गुस्सा है, मतलब ये हेडिंग हमने पहले भी पढ़ी है, ठीक है। द रेज ऑफ एखिलस मतलब एखिलस का जो गुस्सा है वो एक की थीम है, ठीक है, मेन थीम है होमर्स द इलियड की। इनफैक्ट यहाँ तक कि एंगर इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द वूल पोयम। एंगर जो है, गुस्सा, वो पूरी पोयम का पहला वर्ड है, ठीक है। इन द एपिक, इस महाकाव्य में एकिलस बिकम्स एंग्री, वो गुस्सा हो गया था, एकिलस गुस्सा हो गया था। एंड रिफ्यूज टू फाइट बिकॉज, और जो फाइट चल रही थी ट्रॉय और ग्रीक के बीच, उसमें भाग लेने से मना कर दिया था। बाय टेकिंग अवे द प्राइज ऑफ होनर दैट हैज बिन, जो उसका सम्मान का प्राइज था वो उससे छीन लिया गया था, ठीक है। टेकिंग अवे दूर कर लिया गया था। हैज बिन एलोकेटेड टू एकिलस इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज फाइटिंग प्रोसेस, जो उसे कब मिला था, किसी फाइटिंग प्रोसेस में मिला था उसे, जो सम्मान का जो तोहफा था उससे वो छीन लिया गया था। एगमेम्नन ने छीना था वो तोहफा, ठीक है। डिसऑनर हिम, और एगमेम्नन डिसऑनर्स हिम, जो एगमेम्नन ने क्या करा, असम्मान किया एकिलस का, इस वजह से वो गुस्सा हो गया था और उसने फाइट से लड़ने के लिए मना कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा हिज रिफ्यूजल टू फाइट, ये वही है, ही रिफ्यूजल टू फाइट। वैन एगमेम्नन टेक्स ब्राइसिस, जब जो सम्मान का उसका पुरस्कार था वो एक लड़की थी जिसका नाम ब्राइसिस था, ठीक है। अगर सब मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये इस वीडियो को भी ना देखें, ताकि, क्योंकि अगर आपने टॉपिक ही नहीं समझा तो आपके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले वो देखें जाके, ठीक है। वैन एगमेम्नन टेक्स ब्रीसिस, एगमेम्नन ने ब्रीसिस को ले लिया था। ही फील्स चीटेड, तो एकिलस जो है वो चीटेड, मतलब ऐसा लगा चीटिंग की है उसके साथ, ये फील होने लगा। एंड हर्ट विद द बिहेवियर ऑफ एगमेम्नन, सो ही रिफ्यूज्ड, मतलब एगमेम्नन के जो बिहेवियर था उसके साथ, उससे उसको हर्ट हुआ, ठीक है, बुरा लगा। सो इसलिए ही रिफ्यूजेस टू फाइट, फाइट के लिए उसने मना कर दिया। एंड गोज देयर, और वहां से चला गया। ही सेंड, उसने अपनी जगह क्या करा, हिज फ्रेंड्स पैट्रोक्लस टू फाइट इंस्टीड ऑफ हिम, उसने अपनी जगह किसको भेजा, अपने फ्रेंड को भेजा, पैट्रोक्लस जिसका नाम था उसको भेजा लड़ने के लिए अपने स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग है एन इमोशन मैन, जो एकिलस है वो एक इमोशनली मैन भी है, ठीक है, एन इमोशनल मैन। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, जो वो एकिलस ने क्या करा था, अपने जगह पैट्रोक्लस को भेजा था, अपने फ्रेंड पैट्रोक्लस को, पर क्या हुआ, पैट्रोक्लस लड़ाई के दौरान मर गया, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एकिलस गोज टू द बैटलफील्ड एंड किल्स हेक्टर, पैट्रोक्लस को किसने मारा था, हेक्टर ने मारा था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, गुस्सा आ गया एकिलस को, और फिर वो बैटलफील्ड मतलब युद्ध के मैदान में उतरा और अपने फ्रेंड का बदला लिया। उसने क्या करा, किल्स कर दिया, मतलब हेक्टर को मार दिया, ठीक है। एंड कीप्स हिज डेड बॉडी विद हिम, और उसकी डेड बॉडी जो थी हेक्टर की, मतलब जो डेड बॉडी होती है उसको अपने साथ रखा। एंड ही वेंट्स हिज एंगर ऑन हर, और उसकी डेड बॉडी पर अपने दोस्त की मृत्यु का गुस्सा उतारा। बट एट दैट नाइट, उस रात को हेक्टर्स फादर, जो हेक्टर के पिता थे, कम्स, वो आए एकिलस के पास। एंड रिक्वेस्ट हिम टू रिटर्न द बॉडी ऑफ हेक्टर, और एकिलस से रिक्वेस्ट की कि उसके बेटे की बॉडी को वापस दे दें, यानी हेक्टर की बॉडी को वापस दे दें, क्योंकि उसके हेक्टर की उनके यहाँ रिचुअल्स होता है कि उसकी बॉडी को सम्मान के साथ दफनाया जाएगा, तो उसके लिए उसके पिता ने अपने बेटे की बॉडी को मांगा वापस। ही रिटर्न द बॉडी ऑफ हेक्टर टू हिज फादर, और रिटर्न, और क्या करा एकिलस ने, हेक्टर की बॉडी को वापस दे दिया। किंग प्रियम, जो फादर थे हेक्टर के, उनका नाम क्या था, किंग प्रियम। दिस इंसिडेंट शोज, ये जो इंसिडेंट है वो बताता है कि हिज रिस्पेक्ट फॉर द इमोशंस ऑफ अ फादर, कि जो एकिलस है वो फादर के, मतलब पिता के इमोशंस को, भावनाओं का सम्मान करता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, लास्ट हेडिंग है ये इस क्वेश्चन की, एकिलस डेथ।
पेरिस शूट्स एन एरो इन एखिलस। जो पेरिस था, ट्रॉय का एक राजा था, उसने क्या करा, एक एरो शूट किया एखिलस की हील पर। मतलब जो उसका वीकेस्ट पॉइंट था, एखिलस का कमजोर जो पार्ट था, उसकी हील, उसकी एड़ी, उस पर ही उसने एरो मार दिया, तीर मार दिया, ठीक है। ओनली हिज हील वाज वीक इन हिज बॉडी। जो एखिलस की बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा, मतलब सिर्फ उसकी हील ही, मतलब एड़ी ही कमजोर है। इन दिस वे, इस तरीके से एखिलस इज किल्ड बाय पेरिस। इस तरीके से पेरिस के द्वारा एखिलस मारा गया। ट्रोजन प्रिंस जो है, पेरिस क्या है, ट्रोजन प्रिंस है, ट्रोजन का राजा है। आफ्टर हिज डेथ मतलब एखिलस की मृत्यु के बाद एखिलस इज क्रेमेटेड एंड हिज एशेज आर मिक्सड विद दोज ऑफ हिज डियर फ्रेंड पेट्रोक्लस। एखिलस की मृत्यु के बाद जो उसकी एशेस थी, उसकी राख थी, उसको किसके साथ मिक्स्ड कर दिया गया, जो पेट्रोक्लस उसका फ्रेंड था उसके साथ उसकी राख को मिला दिया गया। मतलब उसकी राख, दोनों की राख को एक जगह मिला दिया गया। इस टाइप से उसकी डेथ हुई थी, ठीक है। उसकी डेथ कैसे हुई थी, उसकी एड़ी पर एरो लगने से। ये हमारा एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देख ज़रूर लिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिपस रेक्स वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि PDF कहाँ मिलेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके ग्रुप पर ऐड हो जाइएगा और वहाँ आपको 64 वाला भी क्वेश्चन मिल जाएगा। और बाकी ये जो क्वेश्चन है वो पूरी PDF आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाएगी। और जो बाकी की यूनिट्स हैं वो टॉपिक वाइज अपलोड कर दी गई हैं, तो उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये हमारा चैनल है टेलीग्राम, उस पर सर्च करना आप लर्न विद यूपी गर्ल, तो आप जो भी चैनल है उसमें ऐड हो जाना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। वरना लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF का, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लिएगा। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसीलिए मैंने करवाए हैं। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश लिटरेचर का, वो भी चैनल पर अपलोड है, तो प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी होगी प्रीवियस ईयर पेपर BA 5th सेमेस्टर के, तो वहाँ जाके सारे प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो थोड़ी भी, तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।